नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा इंडिया वर्सेस एनडीए, एनडीए वर्सेस इंडिया। हमारे साथ में एक बार फिर से उदय निरगुड़कर जी, राजनीतिक विश्लेषक। हम उनसे जानेंगे कि इंडिया वर्सेस एनडीए का किस तरह का ये चल रहा है पूरा नोटिफिकेशन। नमस्कार। और मुद्दा भारत का में मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सर, क्या लगता है आपको इंडिया वर्सेस इंडिया? मुंबई में हालांकि जो उनकी मीटिंग हुई वो तीसरी मीटिंग थी जी। उसके पहले वाली जो मीटिंग हुई वो पटना में हुई, उसके बाद बंगलोर में हुई और उसके बाद अभी मुंबई में हुई। बिल्कुल। एक चीज की मैं दाद जरूर देना चाहूंगा कि पटना से बैंगलोर और बैंगलोर से मुंबई, इनमें उनकी जो संख्या है, बायोलॉजी है, वो बायोलॉजी जरूर, उनका मास जरूर बढ़ रहा है। और कई सारे ऐसे गुट और कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज उनको ज्वाइन हुई और उनका आंकड़ा अभी 30 के ऊपर गया। मैं सुन रहा हूँ 28 या 30 के आसपास कुछ है। अगर कोई उनमें से एक नेता या 28 पक्षों के अगर मुझे नाम भी गिना है तो मैं खुश हो जाऊंगा। कई ऐसे पक्ष है जो कभी लोकसभा में एक सीट भी नहीं जीता पाए हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं। अगर एनडीए में आए तो एनडीए में भी यही हाल है। तो द प्रिंसिपल पार्टी स्टिल रिमेन्स कांग्रेस ऑन इंडिया फ्रंट एंड बीजेपी ऑन दी एनडीए फ्रंट। ये चुनाव का साल है, तो चुनाव के साल में हर एक को अपना अपना खेमा मजबूत करने का पूरा एक हक होता है। तो उस हिसाब से इंडिया फ्रंट आगे आके मोदी को हटाने के लिए, बीजेपी को सत्ता से परास्त करने के लिए अपनी अपनी कोशिशें पूरी लगातार जारी रखेगा। तो राजनीति अब चरम पे आने लगी है और जितना चुनाव नजदीक आएगा उतना और भी मजा आएगा। और अक्टूबर हीट हमारे यहाँ बहुत होती है मुंबई में, तो उस वक्त ये राजनीति की हीट भी बहुत भी पड़ेगी। और इसको देखने के लिए, उसका आकलन करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हमें ऐसे लोगों के साथ प्रस्तुत होने के मौके और भी मिलेंगे। बिल्कुल। निगुड़कर जी बताइए कि मुंबई में जिस तरह से 2 दिन का यहाँ पर सेमिनार चला, पॉलिटिकल सेमिनार, तो आपने भी गौर से देखा होगा, क्या क्या आपको समझ में आई उसमें इंडिया के बारे में? मुझे तो पहले एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई कि कम से कम तो लोगों का एक लोकार्पण तो होना चाहिए था। वो लोगो ही सामने नहीं आया है। तो लोगों क्यों नहीं सामने आए, इसके कारण भी सामने नहीं आए जी। वो एक बात हुई। और दूसरा, जो हम गाड़ी लेते हैं ना, कोई या मोटरसाइकिल लेते हैं या कार लेते हैं, तो उसमें एक एवरेज होता है। वो मोटरसाइकिल में लेता है कि 50 किलोमीटर पर लीटर और उसमें एस्ट्रिक होता है कंडीशंस अप्लाई। तो इन्होंने भी सीट शेयरिंग के मामले में ये कंडीशंस अप्लाई वाली बात क्यों कह दी, मुझे आज भी पता नहीं है। तो कहने लगे कि as far as possible we will solve the these issues, seat sharing issues as early as possible, as far as। तो ये क्या मतलब हुआ उसका? कम से कम फॉर्मूला तो बता दो हमको, क्या फॉर्मूले के आधार पे आप लोग बैठने वाले हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पे कॉन्ट्रडिक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे दिल्ली में कांग्रेस भी लड़ना चाहती है, आप भी लड़ना चाहती है, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस भी लड़ना चाहती है और ममता बनर्जी भी लड़ना चाहती है। और ममता बनर्जी तो गुस्सा हुई अधीर रंजन चौधरी को निकाला नहीं गया इसके लिए। क्योंकि उनको क्यों नहीं निकाला गया? क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले बड़ी तीखी आलोचना, पर्सनल अटैक ममता दीदी पे किया था। तो वो बहुत नाराज थी उसको लेके। और ये मीटिंग के आखिर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं हुई। बैठने के जगह से कौन कहाँ बैठेगा, इसके ऊपर भी काफी दिक्कतें आई हुई है। अब केरल में जाएंगे तो केरल में लेफ्ट और कांग्रेस क्या एक दूसरे के सहयोग में खड़े हो जाएंगे? क्या तमिलनाडु में डीएमके पार्टी कांग्रेस को सीटें देगी, या फिर बिहार में जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस को सीट देगी? कितनी सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को देंगे? और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इकट्ठा हो रहे हैं, इसके पहले भी हुए थे। महागठबंधन बना था 2014। हाँ, बहुत बार बना था, तो हर बार होता है। महागठबंधन की नीति हमारे यहाँ तो जब से 1952 के चुनाव चले हैं तब से चली आ रही है। तो इसमें तो अब ये ऐसा हो गया है कि कंडीशंस अप्लाई वाली बातें ही ज्यादा हुई है। देखिए साहब, इंडिया अब आगे निकल चुका है। ये जमाना यूनिकॉर्न का है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? जब एक कंपनी कंसीव होती है, फॉर्म होती है, उसी दिन उसकी कीमत 100 करोड़ होती है। ये एक बात। और जन्म के तीसरे चरण में भी
आपका नाम में आपका लोगो बाहर नहीं आ रहा है, तो ये दिवालिया बनाने के लक्षण हो गए। ये बात ठीक नहीं है। जब विपक्ष दिशाहीन होता है और दुर्बल होता है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान लोकशाही का होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि विपक्ष अपनी बागडोर खुद संभाले, अपनी पोजीशन खुद ले ले और स्ट्रांग हो जाए, और बीजेपी की नीतियों को जिनको वो अपोज करना चाहते हैं वो मुद्दे तो सामने लाएं। ये इनके आपस के विवाद ही इतने सामने आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट आई वुड लव टू सी इंडिया गोइंग स्ट्रांग एंड क्रिएटिंग अ गुड अपोजिशन इन द, अभी जो सब आ रहा है वो सब रिसाइकल्ड मिस इन्फॉर्मेशन की तरह आ रहा है। ये ठीक नहीं है सर। देखा जाए तो इसमें जो इंडिया में जो हर पार्टी जो लीडर्स हैं उनके चेहरे की अगर बात होती है तो उस पर आप क्या करेंगे? जो चीज़ इनके पास चेहरा ही नहीं है, प्रधानमंत्री चेहरा ही कोई नहीं है, कैसे हो सकता है? अगर केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनता है तो क्या राहुल गांधी उसको एक्सेप्ट करेंगे? राहुल गांधी चेहरा बनता है तो क्या ममता बनर्जी एक्सेप्ट करेंगी? ममता बनर्जी अगर चेहरा बनती है तो क्या राहुल गांधी एक्सेप्ट करेंगे? अखिलेश यादव ने सच्ची बात कही है जी। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश जी ने यह कहा कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा। यह बात बिल्कुल सही है। कौन होगा ये नहीं बताया उन्होंने, तो ये वाराणसी से भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं तो क्या आप उनको स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएगी? बिल्कुल। और ये लोग कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए यहाँ आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। कौन बचाएगा डेमोक्रेसी? मुफ्ती मोहम्मद जो अपने पिताजी की पार्टी चलाती है और एक परिवार पार्टी है वो, या फारूक अब्दुल्ला और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला जो एक परिवार पार्टी है, अखिलेश यादव जो एक पारिवारिक पार्टी के हैं, उद्धव ठाकरे जो एक परिवार की पार्टी है, स्टालिन नीचे चेन्नई में वो भी एक परिवार की पार्टी है। आप जहां जाओ लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव, लालू अगर डेमोक्रेसी सेव कर रहा है तो डेमोक्रेसी का भला भगवान भी नहीं कर सकता। अगर ये हमारे हालत हो गए हैं कि लालू अगर डेमोक्रेसी के ऊपर या करप्शन के ऊपर बोलने लगे हैं तो भगवान ही बचाए। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। वो मोदी को हटाना चाहते हैं, ये ही सबसे बड़ा तथ्य है। लेकिन मोदी को हटाने के लिए, मोदी के नीतियों पर प्रहार करने के लिए कोई मुद्दे तो सामने लेके आए। सिर्फ मोदी को हटाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। मोदी तानाशाह है, मोदी है, दो बार इनको चुना गया है। ये भी मैं मानता हूं कि बहुत सारे जगह पे राज्यों में बीजेपी की करारा हार हुई है, कर्नाटक में हार हुई है, लेकिन कई जगह पे उनको करारा जीत भी हुई है जी। यूपी देख लीजिए आप, बहुत बड़े पैमाने पे जीत हुई है उनकी। तो गुजरात देखिए आप, बाकी के राज्य देख लीजिए तो वहां पे उनकी। और अब रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, ये बात कर रहे थे, तो इतना जो जीडीपी बढ़ा है, जीएनआई बढ़ा है, जीएसटी बढ़ा है, ये एम्प्लॉयमेंट के बगैर बढ़ा है। अगर ये कोई मुझे इकोनॉमिक्स से सिद्ध करे तो मुझे आनंद होगा। लेकिन फिर भी मैं उनके बातों में तथ्य ऐसा मानता हूं कि बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है। लेकिन बढ़ रही है इसके लिए मैं आपको वोट नहीं दूंगा, ये संशोधन के लिए वोट नहीं दूंगा। आप उसको कम कैसा करोगे, आप रोजगार कैसे पैदा करोगे, ये अगर, और इनसे भी, मोदी जी से भी बेहतर तरीके से कैसे करोगे, ये मुझे बताओ। आप ये कुछ नहीं बता रहे हो और खाली इसको हटाओ उसको हटाओ। ये निगेटिविटी जो है ना, ये निगेटिविटी बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट आपको वोट नहीं दे सकती। दूसरे ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनमें आप लोगों में ही खिंचाव तनाव है। जैसे कि अभी सावरकर का मुद्दा है। सावरकर को मुद्दे के ऊपर कांग्रेस के जो भी ऑफिशियल उनका एक मुखपत्र आता है उसमें बड़ी तीखी और गंदी आलोचना की, जिसकी बहुत बड़ा करारा जवाब उद्धव ठाकरे ने भी दिया था और उनके लिए मैं उनको कॉम्प्लीमेंट देता हूं। लेकिन क्या आप वो सब भूल के राजीव गांधी के साथ बैठ के सावरकर का अपमान भूल जाने के लिए तैयार है? राहुल गांधी उनका अपमान भूल जाने के लिए तैयार है? इशरत जहां, उसका जब एनकाउंटर हुआ था तो यही नीतीश कुमार थे, उन्होंने कहा था कि इशरत बिहार की बेटी है, तेजी बेटी, बिहार की बेटी। हाँ, तो क्या ये उद्धव ठाकरे को पसंद आएगा? बताओ मुझे। 370 के ऊपर उद्धव ठाकरे का जो बयान था और शरद पवार जी का भी जो बयान था, उन्होंने क्या वो उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट किया था? क्या वो पीडीपी उसको नजरअंदाज करने को तैयार है? आप जो रेवड़िया कल्चर ला रहा है, क्या रेवड़िया कल्चर
बाकी के सारे लोगों को पसंद है। आप उत्तराखंड में जाके, वहां की सरकार ठीक नहीं है, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में जाके समझो, छत्तीसगढ़ में जाके वो बोल रहे हैं आपके कर्ता धर्ता केजरीवाल कि अगर मैं यहाँ चुन के आता हूं तो मैं 300 यूनिट बिजली फ्री देता हूं। तो क्या कांग्रेस को ये मान्य है? क्या कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करने वाली है? क्या कांग्रेस इसको भूलने वाली है? क्या कांग्रेस को नजरअंदाज करने वाली है? आप मुझे बताइए कि क्या ये सब होने वाला है? क्या ये सब संभव है कि अपने आप के जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस भूल के एक अच्छा एजेंडा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही नहीं है। देयर इज नो मिनिमम इन द कॉमन एंड देयर इज नो कॉमन इन द मिनिमम प्रोग्राम। ये हालत है आज इनकी। मुंबई में बहुत सारे दिनों में सर्कस नहीं आई थी, वो आज आ गई। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया की मीटिंग में जो वहां पर हुई, उसमें शरद पवार जी का जो रोल था, आपको किस नजर देख रहे हो? क्योंकि शरद पवार की 90% पार्टी तो आ गई है भाजपा के साथ में और एनडीए में, और वही तो फर्क है। पटना में जब मीटिंग हुई तो एनसीपी इंटैक्ट थी, यस, और उसके बाद जो मीटिंग हुई उसमें भी वो इंटैक्ट थी। अब जाके वो पूरी बिखर गई है और ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी टूटी नहीं है, मतभेद है, और मतभेद के होते कुछ लोगों ने अलग निर्णय लिया है। ये जो लॉजिक है, क्या ये कांग्रेस बाय कर रही है? तो कांग्रेस के जो यहाँ के प्रादेशिक स्तर के नेता हैं, उनके जो बयान है और जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होता है, उससे तो ये बिल्कुल नहीं लगता। तो पटना में जितना कॉन्फिडेंस से वो शरद पवार जी को देखते थे, क्या मुंबई की मीटिंग में उतने ही कॉन्फिडेंस से उनको देखते हैं? इसका जवाब उनको ही देना है। हम देख के कोई फायदा नहीं है। हम कहेंगे कि नहीं देखते हैं तो वो कहेंगे नहीं देखा ज्यादा रह जाए, आपको क्या मालूम है। तो कांग्रेस ही कहे कि वो भी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे कांग्रेस के नेता जाहिर करें। कितना भरोसा कर सकते हैं इंडिया वाले इनके? हाँ, वही तो मैं कर रहा हूँ कि वो जाहिर करें कि हमारा भरोसा बहुत है इनके ऊपर। तो भरोसे का इंडेक्स अपन उसको शरद पवार इंडेक्स के नाम से अगली बार से जाना बोले जाएंगे कि ये आदमी कितने भरोसे का है, तो वो इन्हें ऐसा नहीं कहेंगे कि ये शरद पवार इंडेक्स कितना है इसका, ऐसे ही कहने लगेंगे। तो कुल मिला के सर क्या कहेंगे 2024 के चुनाव किस तरह देख रहे हैं इंडिया वर्सेस एनडीए के बारे में? इट इज अनफॉर्चुनेट आई एम सेइंग यस कि विपक्ष एक अच्छी नीति, एक अच्छा नेता, एक अच्छी नीयत लेके सामने नहीं आ रहा है, और ये हमारे डेमोक्रेसी जिस तरह से 2014 में बदलाव हुआ था उस तरह का ऑप्शन कोई बन नहीं रहा है आपको? नहीं बन रहा है, और इनफैक्ट ये हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि 2014 में भी जो कांग्रेस 2 बार सत्ता में रही है और अचानक जो है गायब हो गई। ये हालत बहुत खस्ता है, और ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक नहीं है। एक सक्षम विपक्ष हो जी, और जो मुद्दे के आधार पे जो भी फाइट करे, संसद में फाइट करे, संसद के बाहर जाके फाइट करे, यही राजनीति का सबसे बड़ा क्या लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि ये होते हुए दिख रहा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, वो अडानी के मुद्दे के लेकर अटैक कर रहे थे। अडानी का मुद्दा बार बार उठाना अपने आप में, 2019 के चुनाव में जो राफेल का मुद्दा वो उठाते थे, उसी वक्त भी मैंने यही कहा था कि राफेल का मुद्दा 1989 के बोफोर्स की तरह क्लिक नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोगों को पसंद नहीं आने वाला। वही हुआ। आज अडानी के मुद्दे को, हिंडनबर्ग को लेके वो जो आलोचना कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्लिक नहीं होगी, उससे उनका कुछ वोट शेयर बढ़ेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन फिर भी ये जो कोशिश हो रही है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि देश में कड़ा चुनाव हो, संघर्ष हो, बीजेपी को भी अपनी जीत के लिए मेहनत करनी पड़े और विपक्ष को भी अपनी जीत के लिए मेहनत करनी पड़े, उनको चैलेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़े। यही लोकशाही का सबसे बड़ा धरोहर है। आज ये लोकशाही जिंदा रहना इसके लिए चाहिए क्योंकि हमारे बाजू के सभी देश आप देख लीजिए, श्रीलंका में आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश में आप क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, कहीं पे भी आप लोकशाही को जिंदा नहीं देखते। तो इस हाल में दुनिया के सबसे बड़े देश में लोकशाही का जिंदा होना, वाइब्रेंट होना अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और अमृतकाल के अंत में अगर इसको हम अचीव कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। ये जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर है कि वो एक संघर्षपूर्ण जीवन बिताएं, ना कि ये जो
मुंबई में हमको दिखाई दिया, जिससे एंटरटेनमेंट ज़्यादा और सब्सटेंस बहुत कम था। जाते जाते एक सवाल और पूछ लेता हूँ सर कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू किए राहुल गांधी, उसका कितना फायदा इनको मिल रहा है और कितना मिल सकता है आगे? उसकी 2 चीज़ें हुई जी। कम से कम राहुल गांधी में इतनी कड़ी मेहनत कर सकते हैं, ये बात लोगों के सामने आई, जो इनकी अचीवमेंट है। दूसरा, जो कांग्रेस का वर्कर था, जो मोदी के वेव में, उनके सक्सेस में, उनके काम करने के तरीके से, जो गराज में जाके बैठा हुआ था, जो घर में जाके बैठा हुआ था, वो थोड़ा बाहर आया और थोड़ा हिलने लगा। वो अपने आप में सेकंड दूसरी बात है। तीसरी बात उससे ये हुई कि राहुल गांधी को देश को जाने का मौका मिला, देश को जानने का मौका मिला, क्योंकि पिछले कई सालों से वो देश के बदले वो विदेश को ज़्यादा जानते थे जी। तो उनको देश भी जानना ज़रूरी था। वो कई जगह पे बैंकॉक कुछ सुनने आ रहा था, थाईलैंड कोई बोलता वेनेजुएला, इटली जा रहे हैं, तो उनको देश जानने का मौका मिला। और विश्वेश्वरैया ये शब्द का इस्तेमाल अगली बार करते हुए वो गलती नहीं करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ और भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करता हूँ। उससे जो जहाँ पे कांग्रेस संगठन था वहाँ पे वो मजबूत होते हुए अगर दिखे तो कांग्रेस को इसका जरूर फायदा। तो आप मानते हैं कि उसका परिणाम कर्नाटक देखने को मिला? कर्नाटक की जीत केवल भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस है ऐसे में नहीं मानता। उसके कई कारण है, उसके ऊपर एक सेपरेट प्रोग्राम हमको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई। कई जगहों पे बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हारी है, लेकिन हार होती है, जीत होती है। हार का कोई ये नहीं है। और जीत का सेहरा कांग्रेस के सर पे था, उसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं, जो वादे किए हैं, वो पूर्ण करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। वहाँ पे भी 2 कद्दावर नेता हैं जो एक दूसरे को अच्छी नज़र से देखते नहीं है। वहाँ पे भी गहलोत और पायलट की तरह शिव कुमार और ये दोनों आपस में ये कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। पक्ष वो अपने आप में 2 पार्टियां हैं। तो ये भी चैलेंजेस हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी इतना देश घूमे, इसके लिए उनको कॉम्प्लीमेंट जरूर देना चाहिए कि एक अच्छा इवेंट कांग्रेस ने मैनेज किया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे उदय निरुगण जी, जो वरिष्ठ पत्रकार और ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे रिक्वेस्ट पे हमारे चैनल पे आए। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।